Students, here we are with the second part of heat, and in this we are going to study about good and bad conductors of heat. Now good and bad conductors के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है थोड़ा सा कि जब हीट कंडक्शन हो रहा था, कंडक्शन ऑफ हीट के बारे में जब हमने पढ़ा तो हमने गुड एंड बैड कंडक्टर्स के बारे में पढ़ा. So place a steel spoon, a copper strip or rod, a divider from your compass box, a pencil and a plastic ruler in a glass beaker. Pour hot water, heat it up to 60 to 70 degrees Celsius into the beaker. Wait for a while, then touch the outer end of each of the objects. Record your observation in the given table. जो ये टेबल दे रखा है. अब आपको क्या, कौन सा ऑब्जेक्ट आपको गर्म, आपको देखो पानी में हाथ नहीं डालना है, आपको पानी में ये सारी चीज़ें डालनी है और उसका जो एंड जो पानी में नहीं है उसको टच करना है खाली और बताना है वो चीज़ गर्म थी या नहीं. तो आप स्पून टच करोगे, स्टील स्पून, तो आपको वो दूसरे एंड से गर्म नहीं लगेगी. कॉपर स्ट्रिप गर्म लगेगा, डिवाइडर भी हो सकता है गर्म लगे, पेंसिल बिल्कुल भी नहीं, प्लास्टिक बिल्कुल भी गर्म नहीं लगेगी आपको, राइट. तो ये क्या बताता है आपको, जो चीज़ें गर्म हुई दे आर गुड कंडक्टर्स और जो चीज़ें गर्म नहीं हुई दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात कर रहे हैं क्या, नहीं, हम हीट के बारे में बात करते हैं, ठीक है. So now we know what is good conductor, what is bad conductor. लकड़ी को अगर आप जलाते हो तो आपका हाथ गर्म होता है क्या, नहीं ना, बिकॉज लकड़ी खुद जल जाती है, बट इट कैन नॉट कंडक्ट heat. So what inference will you draw from this? That some substances are good conductors of heat while some are bad conductors of heat. Heat is easily conducted through a copper strip or pot but not through plastic or wood, है ना. तो हम वुड के कंटेनर में खाना बनाते हैं कभी, प्लास्टिक के कंटेनर पे खाना बनाते हैं कभी नहीं. हम खाना उसी कंटेनर में बनाते हैं जहाँ पर हीट कंडक्ट हो. हीट अगर आपके पतीले में लगेगी ही नहीं तो खाना पकेगा कैसे. So all the utensils which we use for cooking food are good conductors of heat. मैं उन कंटेनर्स की बात कर रही हूँ जिसको आप आंच पे रखते हो, गैस पे रखते हो, ठीक है. माइक्रोवेव के यूटेंसिल्स थोड़े अलग होते हैं, ठीक है, बट दे ऑल्सो कंडक्ट हीट. ऑलराइट. So we can hold a glass tumbler or china cup full of hot tea easily in our hand, but not so with a steel or copper cup if the same tea is poured into them. Obviously ग्लास जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, इसलिए हम ग्लास में चाय पी सकते हैं, पर जब हम स्टील का कप लेते हैं या कॉपर का कप लेते हैं तो वो ग्लास को टच करने के लिए भी हमको एक कपड़ा लेना पड़ता है, राइट. So this is what we have inferred that good and bad conductor is. Now expansion and contraction of a solid substance due to heat. अब आपने एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी आपने अपने डेली लाइफ में पक्का देखी होगी, लेकिन आपको उतना याद नहीं होगा. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को ठंडा किया तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और उसको जब हमने, सपोज आप कोई भी मेटल लेते हो, उसको आप गर्म करते हो तो वो एक्सपैंड हो जाता है, पर उससे को जब आप ठंडा करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है. तो ये जो है एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे, दैट अबव एक्सपेरिमेंट टेल अस दैट मेटल एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग एंड कॉन्टैक्ट ऑन कूलिंग. अबव एक्सपेरिमेंट ने कहा, अगर आपने कॉपर का बॉल लिया, उसको गर्म किया तो वो एक्सपैंड होगा, यानी कि वो थोड़ा सा अपने वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाएगा, उसका वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा, बट कॉन्ट्रैक्ट कब होगा, जब आपने वो हीट उसमें नहीं ली. सो सॉलिड एक्सपैंड्स ड्यू टू हीट एंड कम बैक टू द ओरिजिनल स्टेट इफ हीट इज रिमूव्ड. However, the extent to which different solid expands is different. अब कौन सा solid object कितना ज़्यादा वॉल्यूम में उसके इंक्रीज होगा, वो किस पे डिपेंड है कि वो कितना ज़्यादा गुड कंडक्टर है, ठीक है. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि जब पहले हमने एक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन इन अ सॉलिड सब्सटेंस, हमने कॉपर सपोज बॉल लिया, तो कॉपर बॉल जब हमने हीट नहीं किया था तो वो इस ये जो एरिया है इसके अंदर जो छेद है उसके थ्रू वो आर पार जा रहा था, लेकिन जब हमने उसे गर्म किया तो वो नहीं जा पाया. तो आप देख सकते हो कि बॉल थोड़ा सा छोटा है जब वो ठंडा है, जब गर्म किया तो वही बॉल थोड़ा सा एक्सपैंड हो गया. तो जब आपने हीट दी इस बॉल को तो वो एक्सपैंड हुआ, दैट इज एक्सपेंशन.
The property to get expanded is called as expansion, and when the heat is not there, in the absence of heat, the same ball is gets contracted, so it is contraction. All right. सो नाउ एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ लिक्विड. आपने देखा होगा कि अगर मम्मी और या आप ही हो, अगर आप पानी बॉईल कर रहे हो तो पानी पतीले के ऊपर तक थोड़ा लेवल में आ जाता है, लेकिन जब आप ठंडा करते हो तो पानी शांत होकर नीचे बैठ जाता है. दिस मीन्स व्हाट कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन पानी में भी हमें देखने के लिए मिलता है. ऑल राइट. So when a liquid is heated, the distance between its particles increases and its volume too increases. अब हीट करने की वजह से ऐसा क्या होता है कि उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है? क्योंकि हर एक मॉलिक्यूल को जो पानी में प्रेजेंट होता है, राइट, हर एक पार्टिकल को एनर्जी मिल जाती है, तो वो पार्टिकल एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो एक दूसरे से अलग होने लगते हैं, तो एक दूसरे को पुश करने लगते हैं. तो वहाँ पे क्या होता है कि पूरा का पूरा पानी, उसका जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज हर एक पार्टिकल को एनर्जी मिल गई है. और वही सारे पार्टिकल्स की एनर्जी अगर हमने निकाल ली तो सब के सब शांत होकर जो उसका नॉर्मल वॉल्यूम है उसमें आ जाते हैं. आप सभी की तरह जब आप क्लास में बहुत ज़्यादा दिनों के बाद आओगे, जब पहली बार डे में जब आप सबसे पहले अपने दोस्तों को मिलोगे, जब लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, तो आप तो सिर्फ चिल्लाते ही रहोगे, दोस्तों से ही मिलते रहोगे, बातें ही करते रहोगे, फिर टीचर कितना भी बोलेगी चुप रहो, तो आप चुप होने नहीं वाले, राइट. ऐसा क्यों होगा? Because you people will not, if you will be so excited, you will be having so much of energy in you that you will just go on spending your energy in these things of chatting and how are you, this and that, asking questions and enjoying that moment, right? But once you're done with everything, and slowly you will get tired, because of your expenditure of energy will be quite high as compared to whatever you have eaten. Okay, your energy will it will start to fall. Then you will be quite calm. तब आप शांत हो जाओगे, अपने बेंच पे आराम से बैठ जाओगे. then teacher will be happy कि okay, students are now tired, so they will listen at least. ठीक है, the same thing happens over here as well. So this is called as expansion of liquids. When its temperature falls, the liquid contracts. So now, who is this great scientist? Sir James Devore was a Scottish scientist, and he made the first thermos flask in 1892, and this is why it is called as Devore flask. Even today, a Devore flask is used to keeping a substance cold or hot. अगर आपको गर्म पानी ही पीना है, डॉक्टर ने बोला बीमार हो गए हो, ठीक है, तो आपको गर्म पानी ही पीना है, ठंडा पानी पीना ही नहीं है, तो आप दिन भर उसको गर्म कैसे रखोगे? आजकल थर्मस फ्लास्क आ रहा है, राइट. पहले होता था क्या? नहीं. 1982 से पहले होता था? नहीं. तो तब क्या हुआ? इन्होंने पता लगाया एक ऐसा फ्लास्क जो ठंडे को ठंडा और गर्म को गर्म रख सकता है. लेकिन उसमें बेसिकली होता क्या है ऐसा कि वो ठंडे को ठंडे और गर्म को गर्म रखेगा? सो लेट्स सी. एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ गैसेस ड्यू टू हीट. हाँ, ये टॉपिक हम रह गया हमारा. हम थर्मस फ्लास्क के बारे में बाद में पढ़ेंगे. पहले हम बात करते हैं गैस में कैसे कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है. सो द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इंक्रीजेज ऑन हीटिंग. दिस इज कॉल्ड एज एक्सपेंशन ऑफ द गैस. On the other hand, on removing heat, the volume of a gas decreases. This is called as contraction of the gas. For example, अगर आप बलून है, बलून आपने लिया और आप उसे फुला रहे हो, तो उसमें क्या होगा? आप गैस बहुत ज़्यादा डाल रहे हो, तो वो गैस जो होगा उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, तो जो बलून है वो फूल जाएगा. पर कुछ दिनों के बाद आप देखोगे कि यही जो गैस थी जो बलून को एकदम एकदम फुला के एकदम रख रही है, वो कुछ दिनों में उसकी हवा जो अंदर की होती है वो थोड़ी थोड़ी कॉन्ट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती है, जब उसका जो एनर्जी होता है, वो हीट जो होता है वो कम हो जाता है. सो दिस इज हाउ कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इज सीन इन गैस. ऑल राइट. ऑल्सो जब आप अगरबत्ती जलाते हो कहीं पे, तो उसका जो स्मेल है वो पूरे कोने में, रूम के पूरे कोने में चला जाता है. इट इज़ कॉल्ड एज डिफ्यूजन बाय द वे. बट हाँ, इसमें भी हीट प्ले कर रही है एक बहुत ही बड़ा रोल, कि अगरबत्ती का जो धुआं होगा, अगर आप देखोगे ध्यान से, वो ऊपर की तरफ जाएगा, वो नीचे रहेगा क्या? नहीं. क्यों? बिकॉज गर्म हवा जो होगी वो ऊपर ट्रैवल करेगी, और ऊपर की जो ठंडी हवा होगी वो नीचे. ऑल राइट. So this is also one, you can say, contraction and expansion of the gas in a way, but yeah, it is not exact that. So thermos flask, as we were talking about, it is also called as Devore flask. So you might have seen a flask used for keeping tea, coffee, milk, etc. hot, or a sharbat cold for a long time. What is its structure and how does it function?
दिस इज अ डबल वॉल्ड फ्लास्क, जो थर्मस फ्लास्क होता है वो डबल वॉल्ड होता है. Alright, and it consists of two glass tubes, one inside the other, with the gap between them, which is sealed, and the surfaces of both the tubes are made shiny by a silver coating, and the air between the two tubes is removed to create a vacuum. So there is a protective jar of metal or plastic outside the tubes. For the protection of the flask, pieces of sponge or rubber are fixed between the outer jar and the flask. तो अगर आप यहाँ पे देखोगे डायग्राम उस चीज़ का, फंक्शन ऑफ थर्मस फ्लास्क का, तो आपको पता चलेगा कि ये जो थर्मस फ्लास्क होता है वो डबल लेयर का होता है. एक तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनर लेयर हुआ और ये बाहर का लेयर हुआ. बाहर का लेयर हमेशा रबर या एक इंसुलेटर से बना होता है. क्यों इंसुलेटर से? क्योंकि बाहर का टेम्परेचर अंदर नहीं जाना चाहिए. और इन दोनों, ये जो अंदर का लेयर है और ये जो बाहर का लेयर है, उसके बीच में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है. उसके बीच में वैक्यूम क्रिएट किया जाता है. ठीक है. और इस वैक्यूम के अंदर आप एक्चुअली स्पॉन्ज वगैरह रख सकते हो. और यू कैन से ये जो वैक्यूम जो क्रिएट हुआ है अंदर, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे स्पॉन्ज है, क्योंकि ये जो बाहर का अंदर का जो ग्लास का जो मटेरियल है वो, अगर ये थर्मस गिर भी गया तो वो टूटेगा नहीं. ठीक है. सो हॉट और कोल्ड लिक्विड आप अंदर रखोगे तो ये पूरा का पूरा जो लिक्विड है जो अंदर है वो बाहर के टेम्परेचर से बिल्कुल भी कॉन्टैक्ट में नहीं है. तो यहाँ पे कोई भी हीट ट्रांसफ़र नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये जो पानी है, जो लिक्विड है जो थर्मस के अंदर रखा है, वो ठंडा का ठंडा और गर्म का गर्म ही रहेगा. राइट. एंड ओवर हियर यू कैन सी द स्प्रिंग मेटल. और ये जो बाहर का ये जो कवरिंग है वो रबर या मेटल किसी भी चीज़ से बन सकता है, पर ये शाइनी होता है, क्योंकि जो शाइनी सरफेस क्या करता है, जो हीट होती है उसको रिफ्लेक्ट करता है. इसीलिए this material is shiny, because so that it cannot absorb heat, and in the end you have rubber support, so that when you keep thermos and if there is a jerk, then this glass is not going to get broken easily. All right. So when a hot substance is placed in a thermos flask, the heat going out gets reflected due to the shining surface of the inner tube. Hence, heat is not radiated, neither conduction or nor convection of the heat occurs because of the vacuum, and as a result, heat is not transferred to the outer cooler region and is retained inside for a long time. Still, a little heat is lost from around the lid and by a small amount of conduction through the glass. Therefore, the hot substance does not remain as hot after 2 or 3 hours. Obviously, so this is all about your the chapter heat. I hope you have understood. Any doubt you can just message me. But still, do the activities homework. All right. Take care.